स्टूडेंट सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज काव्य खंड से चैप्टर 13 ग्रामश्री पढ़ रहे हैं जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। सुमित्रा नंदन बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्होंने अपनी रचना ग्रामश्री में खेतों से दूर तक हरियाली फैली हुई है ऐसी प्रकृति का वर्णन किया हुआ है। सूर्य की किरणें छाई हुई हैं, रंग बिरंगे फूलों के बीच मटर की खेती फैल रही है। इस प्रकार उन्होंने प्रकृति का बड़ा सुंदर ही और मनोहारी वर्णन किया है। देखिए अपने नेक्स्ट पद्यांश में लेखक क्या कहना चाहते हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अम्बली से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी ओं सैम फली फैली। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। एक बार शब्दार्थ देखेंगे। चितियों से तात्पर्य है दाने और चित्र या कोई निशान। नेक्स्ट है सुनहले से तात्पर्य है सोने के रंग रंग के। अम्बली से तात्पर्य है आंवला और जड़ी से तात्पर्य है सुशोभित। लह लह से तात्पर्य है खूब लहलाता हुआ और मह मह से तात्पर्य है महकता हुआ। इस प्रकार देखिए पीले मीठे अमरूदों में कवि कहना चाहता है कि अमरूद पीले और मीठे हो गए हैं। अमरूद पीले और मीठे हो गए हैं। उन पर लाल लाल चितियाँ पड़ गई हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, बेर भी पककर मीठे और सुनहरे हो गए हैं। अम्बली से तरु की डाल जड़ी, मतलब आंवलों से पेड़ की डालें लद गई हैं। तरु से तात्पर्य है पेड़, तो आंवलों से पेड़ की डालें लद गई हैं। लह लह पालक मह मह धनिया से तात्पर्य है पालक की खेती लहलाने लगी है। और धनिया की खेती कैसी है? धनिया मह मह करके महकने लगा है। लौकी औं सैम फली फैली। लौकी औं से तात्पर्य है लौकी और सेम की फलियां उगकर चारों ओर फैल गई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, टमाटर मखमल की तरह लाल हो गए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्चों के गुच्छे एक बड़ी हरी थैली के समान उग आए हैं। एक बार फिर से देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं। अमरूद पीले और मीठे हो गए हैं, उन पर लाल लाल चितियाँ पड़ गई हैं। बेर भी पककर मीठे और सुनहले हो गए हैं। आंवलों से पेड़ की डालें लद गई हैं। पालक की खेती लहलाने लगी है। धनिया मह मह करके महकने लगा है। लौकी और सेम की फलियां उगकर चारों ओर फैल गई हैं। टमाटर मखमल की तरह लाल हो गए हैं। मिर्चों के गुच्छे एक बड़ी हरी थैली के समान उग आए हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने इस पद्यांश में अमरूद से लेकर लौकी, टमाटर और हरी मिर्चों का वर्णन किया है। बालू के सांपों से अंकित, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले, कलंगी संवारते हैं कोई। तिरते जल में सुरखाव, पुलिन पर मगरोटी रहती सोई। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पद्यांश है। एक बार ध्यान से देखेंगे कि बालू के सांपों से अंकित, बालू के सांपों से अंकित से तात्पर्य है कि कवि कहता है कि गंगा की रेत अनेक रंगों से सुशोभित है। गंगा की जो रेत है अनेक रंगों से सुशोभित है। उसके किनारे रेत ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बिछी हुई है मानो उस पर सांपों के चलने के निशान बने हुए हैं। जैसे उस पर सांपों के चलने के निशान बने हुए हैं, के निशान पड़ गए हैं और ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे सांपों के चलने के निशान बने हुए हैं। तट पर तरबूजों की खेती। गंगा के किनारे पर घास और तिनकों का ढेर छाया हुआ है। गंगा के किनारे घास और तिनकों का ढेर छाया हुआ है जिसमें तरबूजों की खेती हो रही है। जिसमें तट मीन्स होता है किनारा, जिसमें तरबूजों की खेती हो रही है। अंगुली की कंघी से बगुले, कलंगी संवारते हैं कोई। आसपास बगुले विहार कर रहे हैं अर्थात घूम रहे हैं। वे अपनी उंगली या अपनी अंगुलियों को कलंगी पर इस तरह फेरते हैं मानो कंघी कर रहे हों।
जैसे मानो वह कंघी करके अपने बाल संवार रहे हों। चक्रवाक, तैरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोटी रहती सोई से तात्पर्य है चक्रवाक पक्षी बहते हुए जल में मानो तैर रहे हैं, किनारे पर मगरोटी सोई हुई है। बालू से तात्पर्य है रेत अंकित जिस पर निशान पड़े हों। सतरंगी से तात्पर्य है 7 रंगों वाली अर्थात रंग बिरंगी। सरपत से तात्पर्य है घास पात या तिनके वगैरह। सुरखाब से तात्पर्य है चक्रवाक पक्षी। पुलिन से तात्पर्य है किनारा। मगरोटी का तात्पर्य है एक पक्षी। तो इस प्रकार एक बार फिर से देखेंगे कि बालू के सांपों से अंकित कभी कहता है कि गंगा की रेत विविध रंगों से सुशोभित है। उसके किनारे रेत ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बिछी हुई है मानो उस पर सांपों के चलने के निशान बने हुए हैं। गंगा के किनारे पर घास और तिनकों का ढेर छाया हुआ है जिसमें तरबूजों की खेती हो रही है। आसपास बगुले विहार कर रहे हैं। वे अपनी अंगुलियों को कलंगी पर इस तरह फेरते हैं मानो कंघी कर रहे हों अर्थात अपने बाल संवार रहे हों। चक्रवाक पक्षी बहते हुए जल में मानो तैर रहे हों, किनारे पर मगरोटी सोई हुई है। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर गंगा का रेत, गंगा के किनारे, तरबूजे और चक्रवाक पक्षी का वर्णन किया है। देखिए अपने नेक्स्ट पद्यांश में कवि क्या कहना चाहते हैं। हंसमुख हरियाली हिमातप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की तारक सपनों में से खोए। मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नव आच्छादन, निरुपम हिमात में स्निग्ध शांत निशोभा से हरता जनमन। एक बार फिर से देखिए। हंसमुख हरियाली हिमातप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की तारक सपनों में से खोए। मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नव आच्छादन, निरुपम हिमात में स्निग्ध शांत निशोभा से हरता जनमन। तो क्या कहना चाहते हैं एक बार शब्दार्थ देखिए। हंसमुख से तात्पर्य हंसती हुई और हिमातप से तात्पर्य है सर्दी की धूप। अलसाए से तात्पर्य है आलस भरे हुए और अंधियाली से तात्पर्य है अंधेरी रात, मतलब अंधियाली मतलब अंधेरा, और निशी से तात्पर्य है रात। तारक से तात्पर्य है तारे। मरकत मीन्स होता है पन्ना नामक एक रत्न होता है जिसे हम पन्ना कहते हैं, उसको मरकत कहते हैं। नीलम से तात्पर्य है एक नीले रंग का कीमती पत्थर और नभ मीन्स होता है आकाश। नभ मीन्स क्या होता है? आकाश। आच्छादन मतलब होता है ढका हुआ और निरुपम से तात्पर्य है जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, अद्भुत या अनोखा भी कहते हैं। हिमांत से तात्पर्य है सर्दी की समाप्ति और स्निग्ध का तात्पर्य है कोमल या स्नेह से भरा हुआ। हरता से तात्पर्य है हर लेता है या छीन लेता है, ले लेता है या छीन लेता है, और जन से तात्पर्य है लोग। तो कभी कहते हैं कि गाँव की हरियाली सूर्य की धूप के कारण हंसती हुई सी प्रतीत होती है। गाँव की हरियाली सूर्य की धूप के कारण हंसती हुई सी प्रतीत होती है। सर्दी की धूप भी खिली खिली है। सर्दी की धूप भी खिली खिली है। दोनों मानो सुखपूर्वक सो गए लगते हैं। दोनों मतलब सुखपूर्वक, अलसाए से तात्पर्य है सोए गए से लगते हैं। रात ओस के कारण भीग गई है। भीगी अंधियाली में निशी की रात ओस के कारण भीग गई है। तारक सपनों में से खोए से तात्पर्य तारे सपनों में खोए जान पड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो तारे सपनों में खोए हुए से प्रतीत होते हैं। ये सजीला गांव ऐसे प्रतीत हो रहा है, ये सजीला गांव ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मरकत का डिब्बा खुला हुआ हो। जैसे मरकत का डिब्बा खुला हुआ हो, उस पर नीलम आकाश ऐसे जच रहा है। उस पर नीलम आकाश ऐसा जच रहा है, ऐसा सुंदर लग रहा है जैसे मानो उस डिब्बे पर
नीलम का आंचल ढका हुआ हो। नीलम का आंचल ढका हुआ हो। सर्दी की समाप्ति पर इस शीतल प्रदेश में क्या कहना चाहते हैं, एक बार देखिए। सर्दी की समाप्ति पर निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत। सर्दी की समाप्ति पर इस शीतल प्रदेश में एक स्नेह भरी अनुपम शांति छाई हुई है। क्या छाई हुई है? अनुपम शांति छाई हुई है। इस प्रकार ये गांव अपनी शोभा से लोगों का मन हर लेता है। इस प्रकार ये गांव अपना मन मतलब लोगों का मन अपनी इस सुंदरता से हर लेता है। लोगों को इस गांव की सुंदरता बड़ी मनोहारी अर्थात मन को हरने वाली लगती है। एक बार इसका अर्थ फिर से देखेंगे। कवि कहता है कि गांव की जो हरियाली है वह सूर्य की धूप के कारण हंसती हुई सी प्रतीत हो रही है। सर्दी की धूप भी खिली खिली है। दोनों मानो सुखपूर्वक सो गए लगते हैं। रात ओस के कारण भी गई है। तारे सपनों में खोए जान पड़ते हैं। यह सजीला गांव ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे मानो मरकत का डिब्बा खुला हुआ हो। जैसे मानो मरकत का डिब्बा खुला हुआ हो और ऐसा लगता है जैसे मरकत से हमने आपको क्या बताया था, पन्ना नामक एक रत्न का नाम, एक पत्थर जो बहुत ही महंगा और जिसे हम कहते हैं पन्ना। तो मानो मरकत का डिब्बा खुला हुआ हो, उस पर नीला आकाश ऐसे जच रहा है जैसे मानो उस डिब्बे पर नीलम का आंचल ढका हुआ हो। सर्दी की समाप्ति पर इस शीतल प्रदेश में एक स्नेह भरी अनुपम शांति छाई हुई हो। मतलब इस शीतल प्रदेश में ऐसा लगता है जैसे कि सब ओर शांति सी छाई हुई हो। इस प्रकार ये गांव अपनी शोभा से लोगों का मन जीत लेता है अर्थात उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार यहाँ सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी रचना में, अपने काव्य में एक बहुत ही प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया है। इन पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, शब्दार्थों पर ध्यान देंगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे।